हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? जैसा कि आपको पता है कि आज हम फिर से टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करेंगे, यानी उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम 2023 के क्वेश्चन जो मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिनको रटने पे 100% एग्जाम बहुत अच्छा होगा और कोई आपको फेल नहीं कर सकता। फेल की क्या बात है, हम तो टॉप करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम नोट करेंगे इसी सीरीज में। तो कॉपी पेन लेके आ जाइए और कॉपी पेन लेके उन्हें नोट कीजिए। फेयर नोटबुक या रब, दोनों में कोई भी चलेगी। फेयर है तो वो ज्यादा अच्छा है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, आज हम न्यूमेरिकल पे भी थोड़ा चर्चा करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं, निम्नलिखित सेल के लिए 298 केल्विन पर वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ की गणना कीजिए। क्वेश्चन जैसा कि आपको पता है कि पता चल गया होगा कि कहां से आया होगा। ये आया है नन नेस्ट से। ओके, ये नन नेस्ट से क्वेश्चन है और नन नेस्ट से क्वेश्चन जरूर आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो उसकी जो इक्वेशन है उसको याद कर लेना, और मैं अभी लिख रहा हूं उसे लिख लेना। और ये लिखा है 298 केल्विन पर ई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, यानी सेल का जो विभव है वो कितना दिया है, 1.56 वोल्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन हम यहां रख देते हैं। अब हम इसे सॉल्व आउट करते हैं। देखो, आप भी सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर देना, ठीक है। तो ये पहले तो कहां से आ रखा है, चैप्टर नंबर 3 से। ओके, हम ये भी बता देते हैं आपको, चैप्टर नंबर 3 से। और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, वैद्युत रसायन से क्वेश्चन आया हुआ है, वैद्युत रसायन का। और नन नेस्ट, ओके, नेस्ट समीकरण। तो जो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये समीकरण जरूर आएगी। ओके, तो इसको फिर से नन नेस्ट समीकरण में 2 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा, ठीक है, कीप इन माइंड। तो इस क्वेश्चन को हम सॉर्ट करते हैं। तो आंसर लिखना है आपको, आंसर 1। तो पेपर में आपको कैसे लिखना है, आंसर 1 लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है। आंसर 1 और आंसर 1 करके फिर मेंशन करना है। सबसे पहले अगर ये ऐसे क्वेश्चन आएगा ना नन नेस्ट का, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के बाद इसे शॉर्ट आउट करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो पहले मैं करता हूं, जिंक किस में बदल रहा है, जिंक बदल रहा है जिंक 2+ में। ओके, 2+ में, और इसकी जो कंसंट्रेशन है ये है। और सिल्वर किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर प्लस चेंज हो रहा है, जिसका कंसंट्रेशन 1.0 मोलारिटी है। और ये किस में चेंज हो रहा है, सिल्वर में, ठीक है। ये हो गया। तो सबसे पहले तो इसको बैलेंस करना है हमको, ठीक है। देखो, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि सिल्वर कितना निकाल रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। सिल्वर 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, देखो यहां प्लस था और 1 इलेक्ट्रॉन लेके वो न्यूट्रल हो गया। तो यहां पर अब जिंक 2 निकाल रहा है, तो सिल्वर को 2 लेने चाहिए ना, तो 2 सिल्वर आएंगे। तो ये आपको जरूर करना है, पहला काम ये है आपका, ठीक है। तो दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है नन नेस्ट इक्वेशन लिखना। तो ये सेल की नन नेस्ट इक्वेशन हो गई हमारी, सेल माइनस 0.059/2। यहां पर ये n होती है ना, n, तो यहां पर 2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं। देखो, जिंक कितने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 2 लिखेंगे, ठीक है। और फिर लॉग, अब ऊपर किसका कंसंट्रेशन होता है पता है, जिसका ऑक्सीकरण हुआ हो। अब इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, तो जिंक का कंसंट्रेशन कितना हो गया, 0.01 हो गया सर, ठीक है। अपॉन सिल्वर का कंसंट्रेशन क्या होगा, अब जब ऊपर का जिंक आ गया तो नीचे सिल्वर आएगा डेफिनेटली। ओके, तो सिल्वर का कितना है, 1.0 है। लेकिन ध्यान देना है, जब इसका कंसंट्रेशन लिखेंगे, इसके आगे जो यहां पर कॉफिशिएंट है वो भी जरूर देखना है कि किससे गुणा किया गया है। तो यहां पर 2 से गुणा किया है, तो इसको 2 पावर में 2 कर देते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारे आंसर हमारे हाथ में होगा, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। ये हमको दिया हुआ है सेल 1.59 वोल्ट माइनस 0.059/2 लॉग
इसका ये कितना हो गया, ये तो हो गया 0.01 अपॉन 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 से किसी को डिवाइड करते हैं तो आपको पता होता है बच्चों, ठीक है, वही आता है, ठीक है, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। तो 1 से किसी को भी डिवाइड कर लो वही आएगा, ये हो गया। अब हम देखो आगे क्या करेंगे, 1.56 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 और लॉग क्या हो गया ये। इसको हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसके पॉइंट निकाल दें, इसके पॉइंट निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 1/10⁻², हो जाएगा, होगा नहीं होगा, नीचे कितने जीरो बढ़ेंगे, 2, यानी 100 बढ़ गया, ठीक है। यस, बायोलॉजी वाले विशेष ध्यान दें, उनके लिए मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूं, ठीक है, अदरवाइज मैथ वालों के लिए तो मैं डायरेक्ट कर देता, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखो क्या हो गया, 1.56 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2, तो लॉग इसको ऊपर ले जाओ, ये ऊपर चला गया तो कितना हो गया, 10⁻⁻2 हो गया, ठीक है। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, होती है ना लॉग की प्रॉपर्टी, अगर लॉग कोई नंबर है उसकी पावर में 2 है तो -2 यानी पावर उसके आगे आ जाती है, ठीक है, ये लॉग। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, log 10 की वैल्यू होती है सर 1 होती है, इसे याद रखो, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहां पर कितना हो गया देखना, 1.56 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 और यहां पर आ गया -2 log 10, ठीक है, ये हो गया। तो log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इसको तो हटा देते हैं, तो 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आता है, तो ये हो गया, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया सर, है ना। तो ये कितना आ गया देखो, 1.56 वोल्ट माइनस प्लस 0.059, ओके, इतना समझ में आ रहा है, ये हो गया। तो अब क्या करना है हमको, देखो बस इनको ऐड कर देना है, 1 पॉइंट ये हो जाएगा। तो आपको बस एक इक्वेशन याद रखनी है, कौन सी वाली, नन नेस्ट वाली, ठीक है। नन नेस्ट वाली इक्वेशन याद होगी तो हम ये, और ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ओके, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन नन नेस्ट इक्वेशन पे जरूर आएगा। तो नन नेस्ट इक्वेशन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो नन नेस्ट इक्वेशन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। तो इसे इरेज करेंगे पहले हम। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया जरूर कमेंट करना, ओके। नन नेस्ट वाला इक्वेशन जरूर आएगा पेपर में, ओके। तो इक्वेशन हमेशा याद रखना, और इक्वेशन अगर याद नहीं है तो क्या करना है, स्टिकी नोट्स बनाना है, एक पेज में लिखना है और उसे दीवार में चिपका देना है, ठीक है। और फिर गाना गाना है, कौन सा वाला, तुझे देख देख सोना, सोना नहीं सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिंदगी बितानी है क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के लिए तैयार हो जाओ। किसी वैद्युत अपघट्य बिलियन की चालकता तथा मोलल चालकता की परिभाषा दीजिए। कि ये भी उसी चैप्टर से आ गया, देखो वैद्युत रसायन से, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से। की परिभाषा दीजिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, एक तो चालकता बतानी है और चालकता के साथ साथ क्या करना है, उसकी मोलर चालकता भी एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चालकता करते हैं, ठीक है। तो चालकता, आंसर आपको डालना है, आंसर 2 लिखना है। आंसर 2 लिखने के बाद सबसे पहले हमको लिखना है चालकता, ठीक है। चालकता को हम किससे लिखते हैं, चालकता को हम लिखते हैं कप्पा से। क्या लिखते हैं, कप्पा से, ठीक है। ये कप्पा है, क्या है, कप्पा। तो कप्पा से हम लिखेंगे तो चालकता क्या होगा, देखो किसी बिलियन की प्रतिरोधकता
प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसको रो से लिखते हैं, ठीक है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, ओके, व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, चालकता, चालकता कहलाता है। ये है, जल्दी से इसे नोट करो। क्या नोट करना है? तो किसी चालक के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? चालकता कहलाता है, ठीक है। तो हम यहां पर इसको छोटे से रूप में इसको कप्पा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। ये है प्यारे बच्चों, ठीक है। बस हो गया, इतना ही लिखना है आपको। ये 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स इसका मिलेगा और दूसरा मार्क्स आपको मोलर चालकता का मिलेगा। इतना लिख दिया, कंप्लीट, ओके। टू द पॉइंट आंसर देना है, कीप इन माइंड, ठीक है। ज्यादा कथा लिखनी है, ठीक है, कहानी नहीं लिखनी वहां पर। आगे दूसरा देखो, मोलर चालकता, ठीक है। मोलर चालकता क्या होती है कि मोलर चालकता को हम किससे लिखते हैं? लैम्डा, कैपिटल लैम्डा एम से, ठीक है। जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर लिख दूंगा आंसर, ठीक है। होता क्या है, जैसे कि एक हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, प्योर वाटर, आसुत जल है, उसका जो उसकी चालकता होती है वो 0 होती है, लगभग 0 होती है। उस आसुत जल सबसे शुद्ध जल होता है, उसमें कोई भी आयंस नहीं होते, जिसकी वजह से उसकी चालकता क्या होती है? लगभग शून्य होती है। लेकिन उसमें अगर तुमने कोई विद्युत अपघट्टी डाल दिया, क्या डाल दिया? विद्युत अपघट्टी। विद्युत अपघट्टी होते हैं जो अपने आयंस में टूट जाते हैं, जैसे नमक, एक नमक डाल दिया तो नमक डालने के बाद उसमें चालकता आ जाती है, ठीक है। लेकिन जब तुमने 1 मोल डाला, किसी आसुत जल में 1 मोल नमक का डाला, तो जो चालकता आई उसे बोलते हैं हम मोलल चालकता। और मोलर चालकता को किससे इंडिकेट करते हैं? लैम्डा एम से, ठीक है। देखो इसका क्या लिखेंगे? किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित 1 मोल विद्युत अपघट्य के आयनों के कारण उपलब्ध चालकता मोलर चालकता कहलाती है। मोलर चालकता कहलाती है। चालकता को कप्पा लिख दे, कप्पा नहीं, लैम्डा एम कहलाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हो गया, ठीक है। तो लैम्डा एम कहलाती है। तो किसी डिस्टिल्ड वाटर में आप 1 मोल किसी भी विद्युत अपघट्य का डालेंगे तो जो चालकता आती है उसे मोलर चालकता कहते हैं, ठीक है। इतना हो गया, लिख दिया आपके। लेकिन आपको, ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन सी इंटू 1000। इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं बच्चों, उसके साथ साथ मैंने न्यूमेरिकल भी लिख दिया। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आएगा, कीप इन माइंड, ठीक है। कप्पा क्या है? चालकता दी होगी पेपर में। सी क्या है? सांद्रता, ओके। सी क्या है? सांद्रता। सांद्रता भी दी होगी आपको वहां पर, सांद्रता। बस आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है कप्पा की, और सी की वैल्यू पुट करनी है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको मोलर चालकता निकल जाएगी, ओके। तो इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इसको इरेज करने के बाद जल्दी से इसे नोट करो, क्वेश्चन नंबर 3। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अदरवाइज तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉर्ट आउट हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो वैद्युत रसायन में कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे कोलराउस भी इंपोर्टेंट है ना, कोलराउस लॉ, उसको भी हाईलाइट कर देना। और कोलराउस नॉन-नेस्ट तो इंपोर्टेंट हो ही गया, ठीक है। और जो प्राथमिक बैटरी है, द्वितीयक बैटरी है, उसकी परिभाषा, ओके। तो प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, द्वितीयक बैटरी किसे कहते हैं, वह क्वेश्चन भी बार बार यहां से पूछा जाता है वैद्युत रसायन से। तो उसे भी क्या करना है आपको? रट्टा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3। तो हम 3rd क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। एक तत्व की संरचना, एक तत्व, मेरे साथ लिखते भी जाना,
की संरचना, एक तत्व की संरचना बीसीसी है। हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं हम, अंतःकेंद्रित घनी यानी बीसीसी है। ओके, बीसीसी है। वो इसकी कोष्टिका, इसकी जो एकक कोष्टिका है, इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई ठीक है, कि कोष्ठ की लंबाई कितनी है? 288 pm है। ये 288 pm है। तत्व का घनत्व दिया हुआ है, तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं? परमाणु उपस्थित है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, जैसे कि पहले इसको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। देखो हमको आंसर कैसे लिखना, पेपर में तो क्वेश्चन आएगा ना, आंसर नंबर 3 डालना है, ये पुट कर देना है। अब देखो पहले रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कहां से आ रखा है। चैप्टर नंबर 1 से आ रखा है ना, चैप्टर नंबर 1 का है ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में क्या फॉर्मूला लगेगा, जैसे कि आपको पता ही है। ठीक है, ये घनत्व वाला है, यानी डीजे में आई नाचने वाली, डीजे में आई नाचने वाली, ये इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आया है, डीजे में आई नाचने वाली। ये क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल पक्का आएगा 2 मार्क्स का। ठीक है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल तो डन है इस पे, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल। ये तो आपको याद रखना है कि 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहां से जरूर आएगा। सो डी से क्या है? डेंसिटी यानी घनत्व है, जेड क्या है? परमाणुओं की संख्या, एम क्या है? मोलर द्रव्यमान, और ए क्या है? कोर की लंबाई, एन ए क्या है? आवोगाड्रो नंबर है। ठीक है, सो 1 by 1 हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। डेंसिटी दी है, घनत्व कितना दिया हुआ है? 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दिया है। उसके बाद जेड, अब मुझे बताओ जेड क्या है? परमाणुओं की संख्या। और जब बीसीसी होता है, बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं? याद बताओ, जल्दी से बताओ सर। 2 होते हैं, ये अंतःकेंद्रीय 2 है। अगर आ जाता है एफसीसी तो कितने होते हैं? कमेंट करके जरूर बताना कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। ठीक है, वहां लेकिन यहां पर क्या होगी? 2। तो जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? परमाणुओं की संख्या को। कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। अब हम एम क्या है यहां पर? एम है मोलर द्रव्यमान, एम है मोलर द्रव्यमान। और ए दिया हुआ है, इसको निकालना है हमको, मोलर द्रव्यमान को, क्योंकि दिया नहीं है। ए है कोर की लंबाई। देखो कोर की लंबाई कितनी दी हुई है? 288 पिकोमीटर। और पिकोमीटर बराबर क्या होता है? पीको। तो कैसे याद करना है? पी मतलब पंकज 12 के बराबर है। क्या? 12 के बराबर। ठीक है, पंकज आ रहा है और 12 लोग आ जाए इसको फाइट करने के लिए, तो 12 को एकदम चित्त कर देगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना, पंकज 12 के बराबर है। ठीक है, तो ये हो गया। तो इंटू 10⁻⁻12 पिको, मीटर में आ गया। ये किस में आ गया? ये मीटर में आ गया। ठीक है, यानी एक पिको में पी मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12 होता है। ठीक है, ये 11th में पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तुम रट्टा मान लो। ठीक है, ये हो गया। तो अब लेकिन अब ध्यान से देखना, यहां सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहां मीटर में चलेगा नहीं काम। ठीक है, तो हमको इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? इसको चेंज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 100 को सॉर्ट आउट करेंगे तो 288 इंटू 10⁻, क्या जाएगा? -10 सेंटीमीटर। ये ए की वैल्यू हो गई। और आवोगाड्रो नंबर हमको पता ही होता है, आवोगाड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ये आवोगाड्रो नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहां पर से हमको एम निकालना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एम यही रहेगा, तो DA³ NA अपॉन क्या हो गया? जेड हो गया। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी है? 7.2,
इंटू ए की वैल्यू कितनी है 288 इंटू 10 टू पावर -10 का क्यूब हो जाएगी 6.23 ये पुट कर दिया, ठीक है। ये पुट करने के बाद और अपॉन में क्या कर दिया, z बराबर क्या है 2 है, ठीक है, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखो पहले तो आप 7.2 इंटू 288 इंटू 288 इंटू 288 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है 6.023, इनको सबको मल्टीप्लाई करके और 10 टू पावर वाले एक साथ। हाँ अब देखो 10 टू पावर -10 है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये हो जाएगी 30 इंटू 10 टू पावर 23 हो गया, ठीक है। और अपॉन में क्या हो गया 2 हो गया। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करो, इनको सबको मल्टीप्लाई करो और इनको एक साथ कर लो, ठीक है, इनको एक साथ। तो ये कितना हो जाएगा 10 टू पावर -30 प्लस 23, कितना कम, 30 में से 23 कम हो गया, तो -7 का बचा, ठीक है। तो -7 बचा, इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो और ये मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आ रहा है 51.8, ओके। सो टोटल इसको सॉर्ट आउट करके आ रहा 51.8, ओके। ये आ रहा है m की वैल्यू, ये है, ठीक है, ये हो गया। और अब इसको अप्रॉक्स में क्या लिख सकते हैं हम, 52 लिख सकते हैं, 52 ग्राम, ओके। ये इसका मोलर द्रव्यमान आ गया, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया ना, वेरी गुड, इसको नोट भी कर लेना। लेकिन यहां पर क्वेश्चन एंड नहीं होता है, वो यहां पर फिनिश करने को नहीं बोल रहा, क्वेश्चन आगे पूछ रहा है इस तत्व के 208 ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित हैं। देखो परमाणु कितने होते हैं किसी भी चीज में, ये तो सिर्फ मोल नंबर ही निकाल सकता है, यानी मोल ही नहीं, तो हमको सबसे पहले मोल निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मोल निकालते हैं हम, मोल कैसे निकालेंगे, मोल बराबर होता है फॉर्मूला दिया द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, ये हो गया। तो दिया द्रव्यमान कितना है 208 है, ओके, अपॉन हमारा कितना आ रहा है, मोलर द्रव्यमान 52 आ रहा है, 52 4 जा 208, तो कितने मोल आ गए 4 मोल। अब मुझे बताओ एक मोल में कितने परमाणु होते हैं, एक मोल में 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, सबको पता है। तो 4 मोल में क्या होंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो आंसर इतना इजी है। तो अब देखना, 4 मोल में परमाणु की संख्या, ओके। तो 4 इंटू क्या करना है 6.23 इंटू 10 टू पावर 23 हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को तो मल्टीप्लाई होगा, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो नहीं सकता, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो गया 4 3 12 के 2 1 4 1 9 और ये 0 हो गया 24 और इंटू 10 टू पावर 23, ये हो गया। तो क्वेश्चन यहां पे स्टॉप हो सकता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी डाल सकते हैं, लेकिन दैट्स इट, ओके, ये खत्म हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके हैं, इसे नोट डाउन कर लेना। थोड़ा सा बायोलॉजी वालों के लिए टफ रहेगा, लेकिन टफ उन्हीं के लिए लगता है जो कोशिश नहीं करते, ठीक है। यस, कोशिश करना, बार बार बनाओ, सॉर्ट आउट हो जाएगा। मैथ वालों के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनके लिए तो हलवा है, लेकिन मैथ बायोलॉजी वालों के लिए तो ये पहाड़ है, तो उनको पहाड़ खोदना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको इरेज करें। ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया 3rd क्वेश्चन भी, बड़ा लंबा क्वेश्चन था। तो टॉप 10 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 4 आज हमारा होगा। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन चल रहे हैं, टॉप 10 क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन है आज। 4th क्वेश्चन हमारा, निम्न, मेरे साथ क्वेश्चन को लिखो जल्दी से, रफ या फेयर में लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फेयर कॉपी भी जायज जा रही है, इससे अच्छा है कि उसको यूटिलाइज करो, ठीक है, उसमें लिख लेना निम्नलिखित। अगर वो भर गई है फिर आप कोई भी नोटबुक यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और बुक में हाईलाइट करना बिल्कुल मत भूलो, बुक भी साथ में रखो और हाईलाइट करो कि ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और ये इंपोर्टेंट है, इसको हाईलाइट करो, हाईलाइटर आपके पास है। ओके, निम्नलिखित बहुलकों को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों को लिखिए। कहां से क्वेश्चन आया है, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्वेश्चन नंबर 4 यहां से आया है, ठीक है, को लिखिए। ये तो ये भी 1+1 2 मार्क्स का है। ओके, और टू द पॉइंट आंसर देना है हमें, ठीक है। तो पहला ये है, यहां एक चीज मैं बता देता हूं, ये और ख नंबर क्या है, बैकेलाइट, ये है बैकेलाइट, ठीक है बच्चों। ये जो वाला चैप्टर कौन सा है, ये बहुलक वाला चैप्टर है, ठीक है। तुम्हारी बहू नहीं रे, जब देखो बहू की याद आ जाती है तुम्हारी वाली बहू नहीं, पापा की बहू। ये है बहुलक चैप्टर। बहुलक चैप्टर में एक लक क्या होता है किसी भी चीज का, जैसे पीबीसी का एक लक पूछेगा, किसी भी चीज का एक लक, तो उस चैप्टर में अभी एनसीईआरटी निकालो, उसमें जहां जहां एक लक के बारे में लिखा है इसको हाईलाइट करो, ठीक है। एक लक जरूर पूछेगा, ठीक है, वहां से। तो एक लक सबसे पहले इसका, तो आंसर लिखना है हमें, आंसर 4 का ऐसे लिखना पेपर में, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आंसर 4 का एक, तो ग्लिप्टॉल का जो क्या है एक लक है, वो है एथिलीन ग्लाइकॉल, इसको लिख लो, ठीक है। और दो चीजें हैं, और है थैलिक अम्ल, ओके, थैलिक अम्ल, क्या है, थैलिक अम्ल, ये दो चीजें हैं, ठीक है। और जबकि आंसर 4 का ख, बैकेलाइट से तो बहुत वाकिफ हो। ये ताप क्या होता है, ताप सुघट्टी होता है कि ताप दृढ़ होता है, ये ताप दृढ़ है ना। ताप सुघट्टी किसे कहते हैं, ताप दृढ़ किसे कहते हैं, वो भी आता है। तो ये है कौन सा, ताप दृढ़। ताप दृढ़ होते हैं यानी एक बार यूटिलाइज होते हैं, दूसरे बार यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा तापमान देकर यानी गर्म करके उनको पिघलाया नहीं जा सकता। जबकि ताप सुघट्य ताप देकर पिघलाए जा सकते हैं और उन्हें किसी भी रूप में अगेन एंड अगेन ढाला जा सकता है, कीप इन माइंड। तो दूसरा क्या है, बैकेलाइट किससे बनता है, और इस और हमको पता है, फिनॉल और कौन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये है। फॉर्मेल्डी का फॉर्मूला भी लिख देते हैं हम, ये जिससे आपको याद रहे। फिनॉल का फॉर्मूला तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। फिनॉल तो दिन रात हमारा फिनॉल पोछा लगाते हैं ना सुबह उठ के, लगाया कि नहीं लगाया, वही है ये, ठीक है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल भी हम फॉर्मूला लिख देते हैं, CH2 और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH। थैलिक भी लिख देते हैं, चलो थैलिक रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, वैसे पेपर में थैलिक अम्ल का फॉर्मूला बिल्कुल नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम चलते हैं 5th में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है आप ही का, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 है क्रिस्टल जालक, ओहो, क्रिस्टल जालक तथा एकक कोष्टिका को समझाइए, ये क्रिस्टल जालक और एकक कोष्टिका भी सेम 1+1 2 मार्क्स का है, ओके, 2 मार्क्स का है, क्योंकि एक इसका और दूसरा इसका, ठीक है। अब क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं देखते हैं। तो आंसर लिखेंगे हम, देखो आंसर लिखने में आंसर 5 लिखेंगे और हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल जालक, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक की परिभाषा अगर आती है तो जल्दी से अपने मन से लिख के दिखाओ। तो क्रिस्टल में अवयवी कण मतलब
हाँ, जिससे वो चीज बना है वो आइटम भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकते हैं, अरे आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये है मेरे पास, हो गया। टू द पॉइंट आंसर लिखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, यस। अब दूसरा इसका लिखते हैं क्या, एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? एकक कोष्टिका किसी भी क्रिस्टल की एक लघुत्तम इकाई होती है, छोटी सी इकाई है। ठीक है, तो हम इसको पहले इरेज करते हैं, हमें स्पेस चाहिए इसके लिए। तो आपको याद है तो जल्दी से आप भी लिख दो। ठीक है, और कुछ शब्दों का हेर फेर होगा, आप उन पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, इतनी बिग डील नहीं है। ओके, शब्द थोड़े हेर फेर होंगे। ठीक है, जैसे आपने कुछ और लिखा, मैंने कुछ और, लेकिन कहने का जो मतलब है, मीनिंग है, जो फीलिंग है उस सेंटेंस के अंदर वो सेम होगी। ठीक है, ये चला मैं चला एकक कोष्टिका, तो एकक कोष्टिका भी लिख देते हैं हम। एकक कोष्टिका की परिभाषा इंग्लिश में से क्या कहते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं ना। क्रिस्टल जालक की लघुत्तम इकाई जिसकी लघुत्तम इकाई सबसे छोटी इकाई होती है, जिसकी पुनरावृत्ति जिसको रिपीट करने से जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल, कहीं पे थोड़ी गड़बड़ होगी तो माफ करना। ठीक है, स्पेलिंग में से, जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनते हैं। ठीक है, इसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक बनते हैं, एकक कोष्टिका कहलाती है। एकक कोष्टिका कहलाती है, ये होती है एकक कोष्टिका। ठीक है, अब एकक कोष्टिका के कुछ 6 पैरामीटर भी होते हैं ना। वैसे तो इतना काफी है एक नंबर में, लेकिन थोड़ा सा पैरामीटर भी लिख देते हैं और एकक कोष्टिका बना भी देते हैं हम। ठीक है, एकक कोष्टिका हम बना भी देंगे। ये हमने ये किया, ये और ये हो गया। ठीक है, ये एकक कोष्टिका है। ये अल्फा, बीटा और ये वाला गामा, तो 3 कोण होते हैं और A B C इनकी ये, तो 6 पैरामीटर हैं इसके। इसको भी लिख लेना, 6 पैरामीटर होते हैं सर। ठीक है, पैरामीटर कौन कौन से? A B C एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, ये इसको भी लिख लेना उसके साथ साथ। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5th। तो 5th भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं, जल्दी से इसे नोट कर लो प्यारे बच्चों। और आपकी बुक में इसको, आपके पास कोई भी बुक हो, ठीक है, अभी कुछ भी बुक हो, लेकिन उसमें जो आंसर है उसी को रट्टा मान लो आप। ठीक है, जो आप प्रॉपर पहले से मारते हुए आ रहे थे, जरूरी नहीं कि उसकी जो लैंग्वेज है वो इससे मैच आउट करती हो या नहीं करती हो। ठीक है, आपने याद कर रखा है, बेस्ट ऑफ लक। ओके, वही काफी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम, इसे इरेज करेंगे। प्लीज लिख जरूर लेना। ठीक है, हाँ, लिखने से क्या होगा ना, आपकी हैबिट बन जाएगी लिखने की, और आप जितना सुंदर लिख सकें। यहां पर रफ में भी आपको सुंदर लिखना है। ठीक है, यस, जितना आप रफ में सुंदर लिखेंगे ना, तो वहां यहां की जो आदत होगी ना हमें घर की, वो सीधे बोर्ड के पेपर में आपको दिखेगी। अगर आप सोचेंगे कि घर में लिख रहा हूं तो कुछ भी लिखूं उल्टा पुल्टा, तो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। ठीक है, यहां भी सुंदर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि वही हैबिट वहां दिखती है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो हैबिट हमेशा झलकती है हमारी, चाहे वो घर की आदत है तो घर की आदत भी बाहर झलकती है। तो इसलिए अपनी आदत को क्या करना है, अच्छा रखना है, जो बाहर जाके भी हमें आदत अच्छी लगेगी। तो इसको इरेज कर देते हैं बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों।
ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखते हैं। 60 की दोष, 60 की दोष, 60 की दोष तथा एकक नहीं, 60 की दोष, आई एम सॉरी दूसरा क्वेश्चन मैच हो गया था। फ्रैंकल दोष, 60 की दोष और फ्रैंकल दोष को समझाइए। भाई ये तो ठोस अवस्था का मतलब सबसे मोस्ट पॉपुलर, भाई इसके बिना तो ये जान है ठोस अवस्था की। ठीक है, 1 + 1 वही 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया फिर से। ठीक है, 1 इसके लिए 1 इसके लिए होगा। ठीक है, तो दोनों को समझा देना है आपको। ठीक है, ठोस अवस्था का ये क्वेश्चन ना आए तो पूरे भाई बोर्ड का पेपर नहीं बन सकता आंसर। तो सबसे पहले हम आंसर डालेंगे आंसर नंबर 6 और डाल देंगे 60 की दोष ये। ठीक है, तो 60 की दोष क्या होता है? 60 की दोष में इस दोष में धनायन तथा ऋणायनों की संख्या और समान संख्या, हाँ इसको समान याद रखना है, समान संख्या। ठीक है, समान संख्या की समान संख्या क्रिस्टल से विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। ठीक है, हो जाती है, ये विलुप्त हो जाती है। और जिससे क्या हो जाता है? जिससे घनत्व क्या हो जाता है? जल्दी से बताओ, घनत्व क्या होता है? घनत्व क्या होता है? घट जाता है। ये लिखना जरूरी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है किसका? 60 की दोष है, जिससे घनत्व घट जाता है। ठीक है, घनत्व घट जाता है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही कुछ करना है और एग्जाम्पल में डाल देना है। सॉल्ट से क्या? सॉल्ट NaCl में होता है। और वैसे AgBr में तो दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, ये तुमको याद है। ठीक है, AgBr में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी तुम्हें समझ में आ गया। अब उसके बाद कौन सा दोष है? और इसका अगर फिगर बना दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, फिगर भी उसके साथ साथ बना देंगे। तो ये अपने फिगर बनाया, ये छोटा बड़ा छोटा, छोटा बड़ा छोटा, बड़ा फिर बड़ा फिर छोटा, फिर बड़ा फिर छोटा, फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा। जैसा कि हमें पता है कि ऋणायन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है, इसलिए मैंने बड़ा बनाया। ठीक है, और जो छोटे बनाए हैं वो धनायन होते हैं। ठीक है, धनायन का आकार हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। कीप इन माइंड ये होता है। ठीक है, अब इसमें से क्या कर दो? गायब कर दो, एक ऋणायन गायब कर दो और एक धनायन गायब कर दो, बस हो गया ये। लेकिन दोनों, तो ये हो गया हमारा क्या? 60 की दोष का एग्जाम्पल। ओके, दूसरा हम चलते हैं फ्रैंकल दोष में। ठीक है, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष में क्या होता है? इस दोष में धनायन, सिर्फ धनायन जाता है। धनायन का आकार छोटा होता है ना, इसलिए वो कहां चला जाता है? इस दोष में धनायन अपने स्थान से विलुप्त होकर अंतरकाशी स्थानों में चले जाते हैं, स्थानों में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चले जाते हैं? और घनत्व में कोई भी कमी नहीं आती। घनत्व वाला फैक्टर जरूर लिख देना। ठीक है, और घनत्व में कोई भी कमी नहीं आती। ठीक है, कोई भी कमी नहीं आती घनत्व में, बस हो गया। और एग्जाम्पल क्या ठोकना है? एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड। ओके, ये हो गया। एक एग्जाम्पल कोई भी याद कर लेना। और ये तो पता ही है ना तुमको, AgBr में दोनों होते हैं, तो AgBr यहाँ भी चलेगा।
AgBr यहाँ भी चलेगा, AgBr यहाँ भी चलेगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो तुम्हें याद हो गया कि AgBr में दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहे साटकी और फ्रैंकल दोष, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम वो बना देते हैं क्या, फिगर बना देंगे। तो फिगर से क्या होता है ना, जल्दी से समझ में आता है। तो इसलिए हो सके तो फिगर बनाना मत भूलना पेपर में, ठीक है। यस, अगर किसी चीज का फिगर है तो जरूर बनाना उसका। तो फिगर में ये हमने बनाया पॉजिटिव, छोटा बड़ा छोटा, फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा बड़ा बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, छोटा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, ठीक है। ये हो गया। तो इसमें नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव, पहले बड़े बड़े में नेगेटिव। ऋण वाले का साइज हमेशा बड़ा होता है, धन वाले का साइज क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। ये हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो, अब धनायन को अपनी जगह से हटाओ और इसको धनायन को यहाँ डाल दो, बस हो गया, खत्म। ये हो गया हमारा कौन सा दोष हो गया, फ्रैंकल दोष। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से इसे नोट करो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। तो 7 वाला क्वेश्चन क्या है, और अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अपने 5 दोस्तों में कम से कम जरूर सेंड करना, बिकॉज आप अगर किसी का अच्छा चाहते हैं तो डेफिनेटली आपका भी अच्छा होता है, ठीक है। यस, तो इसे इरेज करते हैं। इसको इरेज करने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है बच्चों। लिखना आसान हो रहा है, मिटाना बड़ा हार्ड हो रहा है। पूरी बॉडी हिल रही है हमारी। और कहीं निकल ना जाए, और कहीं निकल ना जाए हमारी बॉडी से जान रे। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लिखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखना है, आंसर ऐसे आंसर लिखना है। और 7 आप इसको फुल फॉर्म पूरा भी लिख सकते हैं, ANSWER भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों नहीं रखा जाता है, क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म ना, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, किससे रिएक्ट कर ले, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ले, और किसकी प्रेजेंस में, देखो ये किसका सिंबल है, जल्दी से बताओ मुझे, कमेंट करके बताना। HNU किसका सिंबल है, वो है सनलाइट का। तो सनलाइट की प्रेजेंस में वो बना देती है ये। अभी कौन सी गैस है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये है फॉस्जीन। कौन सी गैस है ये, फॉस्जीन। ये तो ये हमारा क्लोरोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है कि अगर हम क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में नहीं रखते हैं और वो प्रकाश की उपस्थिति में आ जाती है तो फॉस्जीन बना देती है। और फॉस्जीन क्या है, एक विषैली गैस है, विषैली गैस है। और क्लोरीन से बनने वाली 2 विषैली गैस याद है ना, मस्टर्ड गैस और फॉस्जीन। एक और है, कौन सी, कमेंट करके बताओ। ओके, हाँ, तो 3 है। वैसे बाय द वे पेपर में 2 ही आते हैं, ठीक है, 2 आपको याद है। तो विषैली गैस, और ये विषैली गैस है, तो इसलिए विषैली गैस ना बन जाए, ठीक है, कि क्लोरोफॉर्म विषैली गैस में ना परिवर्तित हो जाए, इसलिए उसको किस में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर लिख दो। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ठीक है, मैं भी लिख देता हूं, CHCl3 प्रकाश की उपस्थिति में COCl2 में बदल जाता है, जो एक विषैली गैस है, जिस कारण इसे प्रकाश से दूर रखा जाता है। बस हो गया, इतना ही लिखना है, जाता है। तो प्रकाश के संपर्क में इसको नहीं लाया जाता और इसको किस में रखा जाता है, रंगीन बोतलों में, क्योंकि प्रकाश की उपस्थिति में
क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाती है? फॉस्फेट में। जल्दी बच्चों इसको नोट करो। अब क्वेश्चन हम 8 में पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है उसकी बात करते हैं। तो जल्दी से आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 8 यहां लिख देता हूं जब तक आप इसको नोट कर लो। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट पॉपुलर है लैंथेनॉइड। लैंथेनॉइड अंकुंचन क्या है? अंकुंचन क्या है? ओके, लैंथेनाइड अंकुंचन क्या है? और एक और क्वेश्चन इसके साथ साथ एक और आया है, लैंथेनाइड अंकुंचन के परिणाम भी लिखने हैं आपको। परिणाम क्या है? इसके परिणाम क्या होते हैं, यानी इसके होने के बाद परिणाम क्या होते हैं, ये भी आपको लिखना है। ये है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हम इसको इरेज करेंगे अब, जब तक आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। फॉस्फीन का फॉर्मूला भी याद रखना, COCl2 होती है। और ये जरूर बताना कि क्लोरीन से बनने वाले 3 विषैली गैसों के नाम बताओ, ठीक है। तो क्लोरीन से बनने वाली 3 विषैली गैसें NCERT बुक में दी है, P ब्लॉक में दी हुई है। P ब्लॉक में जब हम उसका उपयोग के बारे में पढ़ेंगे, P ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 में, तो वहां आपको मिल जाएगा। और कमेंट करके जरूर बताना कि कौन कौन सी गैसें हैं। तो ये हमारा है लैंथेनाइड अंकुंचन, ठीक है। तो लैंथेनाइड अंकुंचन क्या होता है, तो आप इसका आंसर लिख देते हैं। तो आंसर क्या है, अगर आपको आंसर आता है तो जल्दी से आप ही लिख दो पहले ही, ठीक है, मुझसे पहले आप। तो लैंथेनाइड अंकुंचन, पहले हेडिंग डाल देते हैं, लैंथेनाइड अंकुंचन, ये हो गया हमारा लैंथेनाइड अंकुंचन, ठीक है। देखना लैंथेनम, ठीक है, लैंथेनम, स्पेलिंग मिस्टेक है प्लीज, सॉरी, ओके, स्पेलिंग कहीं पे मिस्टेक होती है तो। लैंथेनम से ल्यूटीशियम, ल्यूटीशियम तक, ठीक है, तक आकार, ठीक है, या परमाणु का आकार हो या आयन का, तो मैं दोनों लिख देता हूं, परमाणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं, प्लस आयन भी हो सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, ठीक है। लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक आकार में नियमित ह्रास, नियमित कमी आती है। क्या आती है? नियमित ह्रास लैंथेनाइड अंकुंचन कहलाता है। लैंथेनाइड अंकुंचन कहलाता है। और अगर आपने पहले से ही क्या कर रखी है, ये डेफिनेशन याद कर रखी है और लैंग्वेज कुछ डिफरेंट है, तो आपने जो याद करी है ना उसको प्रेफर करना, इसको बिल्कुल याद मत करना, ठीक है। वो मैंने बताया कि लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो फीलिंग है कहने की, जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है, शब्दों का हेर फेर है। तो लैंथेनाइड अंकुंचन क्या होता है, ये हो गया, ठीक है। अब ये क्यों होता है, मैं प्रवेश करता है, कहां करता है, अब कुछ में प्रवेश करता है, ये करता है, जिसका आवरण प्रभाव सबसे कम होता है, जिसका आवरण, यह आवरण प्रभाव की वजह से होता है, जिसका आवरण प्रभाव सबसे कम होता है, प्रभाव सबसे कम होता है, ठीक है, जिसके कारण ये क्या होता है, लैंथेनाइड अंकुंचन होता है, सबसे कम होता है। प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है। अब इसके परिणाम देखना, लैंथेनाइड के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, उस पर भी हम मेंशन कर लेते हैं, ये हो गया। तो परिणाम क्या हो सकते हैं, पहला परिणाम होगा कि लैंथेनाइड अंकुंचन से जो परमाणु के आकार, परमाणु और आयन दोनों हो सकते हैं ना, परमाणु और आयनों के आकार में नियमित कमी, एक तो नियमित कमी आ रही है, नियमित
कमी, ह्रास हो रहा है आकार में, ठीक है, आकार में कमी आ रही है। अगर तुम लेफ्ट से राइट जाओगे ना एफ ब्लॉक में, लैंथेनाइड सीरीज में, तो आकार में नियमित कमी आती है। और वो नियमित कमी क्यों आ रही है? वो आ रही है लैंथेनाइड आंकुंचन के कारण। किसके कारण आ रही है? लैंथेनाइड आंकुंचन। परिणाम, एक और परिणाम देख देते हैं। दूसरा परिणाम क्या हो गया? दूसरा परिणाम हो गया कि घनत्व वृद्धि हो रही है। अब आकार छोटा होगा तो घनत्व में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये तो जायज सी बात है। तो बस ये काफी हो गया, इतना आपको लिखना है वहां पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से इसे नोट करो। अब हम चलते हैं किसकी ओर? क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखते हैं। तो इसे इरेज करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं किया तो पॉज कर लेना वीडियो और उसे नोट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा अब है 9th क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9th। तो क्वेश्चन 9th देखना क्या है। एक पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम विलायक में घोलने पर क्वथनांक में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो पदार्थ के अणुभार, इसको मेरे साथ लिखते भी जाना, अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार की गणना कीजिए। क्या कीजिए? गणना कीजिए। तो स्टार्ट हो जाते हैं जी, ठीक। तो सॉल्यूशन आंसर लिखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन भी होता है। न्यूमेरिकल आ गया, देखो न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर से आ गया? फिर से वही हमने बिलियन चैप्टर से, ठीक है, बिलियन वाले चैप्टर से। तो इसमें हमें पता है एक फॉर्मूला होता है ना, ये अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं ना। तो 4 प्रकार के अणुसंख्य गुणधर्म में से कौन से वाले में आ गया? क्वथनांक में उन्नयन। तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला ये याद रखना है आपको, ठीक है। Kb आगे पीछे हो सकता है ये। और यहाँ पर जो डेल टी है ना, डेल टी है वो 1 वृद्धि कर रहा है, 1 की वृद्धि कर रहा है। और Kb की वैल्यू दे रखी है। Kb की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी होगी 53, ठीक है। ये भी हो गया Kb की वैल्यू। अब हमें क्या निकालनी है? सिर्फ m। स्मॉल m क्या होती है? मोललता। क्या होती है? मोललता, ठीक है। ये निकालनी है हमको और इसी के थ्रू आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको निकालने से पहले मैं इसको इरेज करता हूं, हमें स्पेस चाहिए। हाँ देखो, हाँ 10 ग्राम को, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या, ओके। मोललता निकालना सबको आता है ना? मोललता निकालना भी पेपर में आएगा, उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। मोललता बराबर होता है मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या? विलेय की, हाँ याद रखना, ऊपर विलेय होगा, नीचे क्या होगा? नीचे होगा विलायक का द्रव्यमान। अब द्रव्यमान भी किस में लिया जाता है? किलोग्राम में लिया जाता है, ठीक है। तो ये निकाल देते हैं। तो मूलतः क्या हो? बिलियन की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? जितना द्रव्यमान दिया होता है, ये 10 ग्राम दिया, उसको किससे भागा देंगे हम? मोलर द्रव्यमान से, ठीक है, या अणुभार से, उसके जो भी उसका अणुभार होगा, ठीक है, बट्टे कितना दिया है? 100 ग्राम। 100 को किस में चेंज कर दो? किलोग्राम में। तो ये हो गया किलोग्राम, ठीक है प्यारे बच्चों। इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है सर, आ गया। तो इसको पुट कर देते हैं, बस हो गया। ये यहाँ पर सॉर्ट आउट कर देते हैं इसे। 10 इंटू अणुभार, ओके, इंटू क्या हो गया? इससे कैंसिल हो गया 2 0, और ये 10 बचा, 10 ऊपर चला गया, 10 हो गया, ठीक है। ये 100 हो गया, 100 बट्टे
अणुभार हो गया, अणुभार। ठीक है, ये किसका आया, m बराबर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू हमको इसमें पुट कर देनी है। अब देखना ध्यान से, डेल टी 1 है बराबर क्या हो गया, हमें ऐसे है, ये 1 हो गया बराबर m की वैल्यू क्या है 100 अपॉन अणुभार। ठीक है, इंटू kb की वैल्यू क्या है 2.53। ठीक है, ये हो गया। तो अणुभार हमें निकालना है, तो अणुभार को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अणुभार बराबर हो गया 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 गुणा 253, तो ये हो जाएगा 253, 00 पॉइंट पीछे लग गया, आंसर आ गया 253 ग्राम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सही हो गया। ठीक है, तो समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो यहां पर से भी क्वेश्चन, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं, विलेय की वह प्रकृति जो सिर्फ विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, उसे अणुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म में 4 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक प्रकार का जो चार प्रकार है ना, उस पर न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन आते हैं। तो उनके जो फॉर्मूले हैं उनको लिख लेना और उन्हें याद करना है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 10th क्वेश्चन कर रहे हैं, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं। 9 तो हो गया यार। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखते हैं, क्वेश्चन 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया भैया, HCl NaCl तथा भाई, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। के लिए अनंत तन्यता पर मोलर के मान क्रमशः 426.1 और इसका है 126.5 तथा 91.0 महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ रखा है कोलराउस के नियम पे। ठीक है, कोलराउस का नियम का जो उपयोग है ना, वो क्या है, जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं ना, ठीक है, उनका क्या निकालना, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता निकालना। के लिए क्योंकि पेपर में कोलराउस नियम के साथ साथ उसका एक उपयोग भी, अनुपयोग भी आता है। कि अनुपयोग क्या होता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य का क्या निकालना, लैम्डा m नॉट ओके के मान की गणना कीजिए। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं, आंसर 10। ओके, आंसर 10 क्या है, अब देखो हमें निकालना है CH3COOH। ठीक है, तो लैम्डा इसका लैम्डा m निकालना है हमको CH3COOH का। तो अब हमको याद देखना है कि इसको बनाना है, CH3COOH किस में है, एक तो इसमें है, तो लैम्डा इसको क्या कर देंगे हम m CH3COO माइनस n, इसको जोड़ेंगे, हाँ प्लस हो गया, इसको जोड़ेंगे, एक H चाहिए हमको, H किस में है, इसमें, तो इसकी वैल्यू भी हमको ऐड कर देंगे MHCl। ठीक है, अब हमें क्या नहीं चाहिए, एक Na यहाँ फालतू है, Cl यहाँ, यानी नमक वाले को माइनस कर देना है, नमक वाले का जो है वो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ये देखो, बस इतना याद रखना है आपको, जो चाहिए ना उसको ऐड करना है, जो नहीं चाहिए उसे माइनस ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, देखो इसकी दी है 91। ठीक है, प्लस HCl की कितनी वैल्यू दी है 426.1। ये इंटेक्स क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। इंटेक्स क्वेश्चन कहां से लिया गया है, कोलराउस यानी वैद्युत रसायन से कोलराउस के आसपास का एग्जाम्पल है ये। ठीक है, इसे रट्टा मानना है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। और माइनस क्या कर देना है, NaCl का माइनस कर देना है। NaCl का कितना है 126.5। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये हो गया 91 और इसको ऐड कर दिया 426.1 में 0.1711 ये हो गया, और इसमें से कितना माइनस कर देना है 126.5। ठीक है, तो ये 0.660 और ये हो गया 9 और यहाँ पर 4 3। ठीक है, तो 390.6 इसके आंसर आ गया। ये है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा कथा वथा नहीं लिखनी है। ठीक है,
टू द पॉइंट आंसर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और आज के जो टॉप 10 क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेपर में आएंगे तो आएंगे। देखो पेपर में कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा, लेकिन कुछ डिजिट्स चेंज हो जाती हैं, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहता है तो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो रहा है, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, बिकॉज ये कमेंट करना आपका हमारा मोटिवेशन होता है। तो तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए, क्योंकि नई वीडियो फिर से आएगी, ओके। उसमें भी हम टॉप 10 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलती रहेगी। तो तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।